चलो स्टार्ट करते हैं। द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। डेट ऑफ असेंट वाज 25th April 1973। डेट ऑफ एनफोर्समेंट वाज 27th April 1973। ठीक है, चलो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड हो गया। अब हम इसके अंदर की एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कहाँ पे दी हुई है, अंडरलाइन करती हूँ, तुम्हारे याद रहे दिमाग में। बाहर की चीजें नहीं सुननी। ठीक है करिश्मा, ओके। और जो चीजें आप पढ़ते हैं ना उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए आपके पास। आपके पास है? ठीक है। और इसके अच्छे वाले प्रिंट दोबारा से निकलाओ सर से, क्योंकि उन्होंने इंक जो है वो भर दी है। ठीक है, हाँ कहीं से भी पर होने चाहिए आपके पास। चलो, द एक्ट में भी कॉल्ड एज हरियाणा अर्बन कंट्रोल एक्ट, हमने सब पढ़ लिया था। डेफिनेशन एक एक करके डिस्कस कर ली थी। बिल्डिंग की 2A में दी हुई है, कंट्रोलर की 2B में दी हुई है, जो अपॉइंट करेगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। लैंडलॉर्ड की 2C में दी हुई है, मींस अ पर्सन जो रेंट रिसीव कर रहा है, और उनके आगे ट्रस्टी। ठीक है, ये सारी चीजें। और अगर वो सबलेट कर रहा है टेनेंट, तो भी वो लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, और ये भी पढ़ा था सबलेट विदाउट परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड को नहीं कर सकता। फिर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहाँ पे की थी? 2D में। कौन सी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती जो ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए यूज हो रही है? किसके साथ पढ़ा था? आर्टिकल 19(1)(g। वेरी गुड। ठीक है, आगे। और पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। और एक प्रीमाइसेस जो है उसमें में बंदा रह रहा है, तो क्या उस बिल्डिंग को रेजिडेंशियल मानेंगे? नहीं, उसको हम नॉन रेजिडेंशियल ही मानेंगे। नॉन रेजिडेंशियल की डेफिनेशन देख लो, सेक्शन 2D में है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल की है 2G में। ठीक है, मतलब वो जो नॉन रेजिडेंशियल में नहीं आते वो रेजिडेंशियल में आते हैं। ठीक है, टेनेंट की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट 2H में दी हुई है। ठीक है, और इसको ऐसे याद रख लेना जैसे 2H जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें क्या किसकी डेफिनेशन दी हुई है? कॉन्ट्रैक्ट की। कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीजें तो ऐसे पता कर लो। ठीक है, 2H डील्स विद डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? बिल्कुल सही, जो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एसेंशियल है। एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डिवाइडेड इन सेक्शन 2H। 2H जो है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट की 2H में। अब यहाँ पे याद करने के पर्पस से बता रही हूँ, ठीक है, याद करवा रही हूँ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्ट में कौन है? टेनेंट है, उसको ही प्रोटेक्ट करना है ना। ठीक है, तो वो 2H में दिया हुआ है। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंशियल का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है बिना देखे? 2D। बिल्कुल सही, 2D। ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल ड से याद रखना है। ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल 2D में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या था? 2D में कंसीडरेशन। ठीक है, लगा था। क्या बोला था अभी? वो H को बोला। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हो गया नॉन रेजिडेंशियल कहाँ पे है? 2D में। रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहाँ पे है? 2G में। याद रखनी है ऐसे। ठीक है, आगे। अर्बन एरिया कहाँ पे? 2I में। क्या है अर्बन एरिया? जो भी एरिया नोटिफाई किया स्टेट गवर्नमेंट ने कि ये अर्बन एरिया में आएगा, वो सारा अर्बन एरिया में आएगा। क्या कैंट्स अर्बन एरिया में आते हैं? क्या कैंट्स पे ये लॉ अप्लाई होता है, ये एक्ट अप्लाई होता है? क्या कैंट्स कैंटोनमेंट्स होते हैं ना, नहीं आते। कहाँ पे दिया हुआ है? सेक्शन 1 में ही दिया हुआ है, उसकी एक्सेप्शन में दे दिया कि वहां पे अप्लाई नहीं होता ये एक्ट। ठीक है, अभी तक का क्लियर। अब हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्जम्पशन फ्रॉम दिस
भी दी जा सकती है। कहाँ पे? सेक्शन 3 में बताइए ये चीज, ठीक है। आई थिंक ऊपर रह गया हम। ये रहा, द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट कौन एग्जाम्प्ट कर सकता है कि इस एरिया पे ये एक्ट नहीं लगेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ से हमारा आज का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिटरमिनेशन ऑफ फेयर रेंट, ठीक है। फेयर रेंट डिटरमाइन कैसे होगा? पहले तो पार्टीज आपस में डिसाइड कर लेंगी, आपस में डिसाइड नहीं होता तो कंट्रोलर डिसाइड करेगा। द कंट्रोलर शैल ऑन एप्लीकेशन बाय द 10, अच्छा इसमें वो पढ़ सकती है, ठीक है। अब वो नहीं पढ़ेगी तो फिर आप पढ़ना। नहीं पुराना तो है, पर ये अच्छा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ना। अच्छा, ये तो वो ही नहीं हो रहा। अच्छा हाँ जी, ये स्कैन लेना नाम कुछ है। छोड़ो फिर उसको। हाँ, ये रीड आउट अलाउड की होती ना, अगर ये एक्टिव होती तो ये वो ब्लैक कलर की होती है ना, ये फेड सी हुई है। चलो फिर आप पढ़ोगे। O1, the controller shall adopt its application by the tenant or the landlord of a building or rented land, fix the fair rent for such building or rented land after holding such inquiry as he may think fit. ठीक है। Such fair rent shall be operated from the date of application. बिल्कुल सही। पहले वही वाली चीज आएगी जो मैंने बोली है, या तो पार्टीज अपने आपस में डिसाइड कर ले तो कंट्रोलर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। जे फेयर रेंट डिसाइड नहीं हो रहा तो एप्लीकेशन डालेंगे कंट्रोलर को, ठीक है। आगे चलो। कंट्रोलर पूरी इंक्वायरी करके डिटरमाइन करेगा, क्या क्या करेगा वो। In the set of building, the construction whereof was completed on or before the 31st day of December 1961. बिल्कुल सही। Or land let out before the said date, the rent prevailing in the locality for similar building or rented land let out to a new tenant during the year 1962. ठीक है, यहाँ तक एक्सप्लेन करो क्या समझ लगा कि फेयर रेंट डिसाइड करने में जो कंट्रोलर है हमारा वो क्या डिटरमाइन करेगा? बेसिक रेंट डिटरमाइन करेगा, ठीक है। विच शैल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ, इसके केस में क्या होगा? बिल्डिंग के केस में जो कंस्ट्रक्शन, इन दोनों के केस में इसको पता कैसे पढ़ते हैं? ये एंड है, मतलब ये प्लस ये और इसके बाद यहाँ से पढ़ना है, तो इस केस में ये वाला प्रोविजन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों केसेस में the basic rent shall be determined on the basis of the rent prevailing in that locality में जो prevail हो रहा है similar buildings के लिए, lands के लिए at the date of the application, ठीक है। अगर इसको पढ़ोगे आपको पता होगा किस चीज के बाद क्या पढ़ना है तो इंटरप्रिटेशन करनी इजी हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड पढ़ो, फर्स्ट वाले की इंटरप्रिटेशन करो, क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन और बिफोर दिस डेट होगी, ठीक है। 31 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर जो है, ठीक है, 1961 है, ठीक है। जिसकी इस डेट को अगर कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है या इससे पहले कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? रेंट किस डिटरमाइन करते वक्त कौन सा रेंट देखा जाएगा? जो रेंट प्रिवेल कर रहा है उस लोकेलिटी में उस तरह की बिल्डिंग के लिए। सेकंड पढ़ो करिश्मा। In respect of the building, the construction thereof was completed after the 31st day of December. क्या फर्क आ गया? इसमें क्या था? जिनकी कंप्लीशन हो रही थी और बिफोर। अब इसके बाद जिनकी कंप्लीशन होगी, ठीक है, उन बिल्डिंग्स का रेंट कैसे डिटरमाइन करना है? पढ़ो। अच्छा, दो चीजें हैं, एक तो अगर इस डेट के बाद कंप्लीट हो रही है या फिर इस डेट के बाद लेट आउट की जा रही है वो बिल्डिंग, इस डेट के बाद रेंट आ रहा है, फिर the rent agreed upon between the landlord and the tenant preceding the date of the application where no rent has been agreed upon, the basic rent shall be determined on the basis of the rent prevailing in the locality for similar building or rented, ठीक है। तो कौन सा रेंट जो है वो जो हमारा पहली बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बेसिक रेंट।
कंट्रोलर ने बेसिक रेंट तय करना है उस बिल्डिंग के लिए। अब वो बेसिक रेंट क्या होगा? बेसिक रेंट वो होगा जो उन बिल्डिंग्स, उस तरह की बिल्डिंग्स का रेंट चल रहा है, प्रिवेल कर रहा है उस एरिया में। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिन्होंने उनको इतना कॉम्प्लिकेट करके रखा है लास्ट में। और ये कौन सा रेट देखना है? ये उस दिन का रेट देखना है जिस दिन उन्होंने एप्लीकेशन दी है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा था? अच्छा, यहाँ पे the rent agreed upon between the landlord and the tenant preceding the date। ठीक है, और ऊपर वाले में नहीं लिखा है कंडीशन, मतलब कि ये भी अच्छा, अगर मान लो कि अगर इस डेट पे कंप्लीट हो रही है या इस डेट से पहले कंप्लीट हो चुकी है, ऊपर वाला पहले वाला है, नीचे वाला बाद वाला है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1961 से पहले एक बिल्डिंग की कंप्लीशन जो है कंप्लीट हो गई है, उसका रेंट आज डिटरमाइन करना है, फेयर रेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा कि पार्टीज आपस में एग्री करती हैं, तो क्या अगर उस चीज के रिगार्डिंग पार्टीज आपस में एग्री कर लेती हैं तो क्या वो रेंट चलेगा जो आपस में एग्री करती हैं? क्यों नहीं चलेगा? अगर अगर पार्टीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलेगा। ठीक है, नहीं तो लॉ ने प्रोविजन तो दी ही है कि अगर आपस में डिसाइड नहीं कर सकते तो कंट्रोलर के पास आओ, वो आपकी फेयर रेंट डिटरमाइन कर देगा। और कैसे फेयर रेंट डिटरमाइन करेगा? वो बेसिक रेंट आपको बता देगा कि ये है। और बेसिक रेंट डिसाइड करने के पैरामीटर्स क्या है? क्या है? कौन सा बेसिक रेंट चलेगा? जो उस तरह की बिल्डिंग्स पे, जो उस तरह की बिल्डिंग्स रेंट दे रही हैं, ठीक है, उस प्रीमाइसेस में एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन के टाइम पे। ठीक है, आगे चलो पढ़ो। Fixing the fair rent, the controller may allow an increase or decrease of the basic rent determined under subsection 2, not exceeding 25% of the rise or fall in the general level of prices since the date of agreed rent on the date of application. ठीक है, क्या समझ में आई यहाँ तक? बोलो। अरे भाई, सिर्फ इंग्लिश में पढ़ने थोड़ा आना चाहिए, समझ में तो आनी चाहिए। कहते हैं जो बेसिक रेंट, हाँ बोलो। या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है। बढ़ कम नहीं रहा, आप बताओ। जो कंट्रोलर है ही कैन डिक्रीज और इंक्रीज। यस, उसके पास ये पावर है कि जो उसने बेसिक रेंट ऊपर डिसाइड किया है ना, उसमें वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। किसके मुताबिक? कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज कर सकता है? 25%। किसके 25%? ऑफ द राइज एंड फॉल इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। मतलब कि जो प्राइस डिटरमाइन हुआ है ना, अब जनरल प्राइसेस जो है उस टाइम पे उसके राइज हो रहे हैं तो रेंट राइज कर देगा, बढ़ा देगा। ऑब्वियसली कि बिल्डिंग के प्राइस राइज हो गए, सिंपल सी बात है, उसकी कीमत बढ़ गई, रेंट भी बढ़ेगा। सिंपल, कीमत घट गई, रेंट भी घटेगा। सिंपल सिंपल सी बातों को उन्होंने ऐसे लैंग्वेज में लिखा जो हमें सिर्फ समझ नहीं आती। वैसे एक्ट माइनर एक्ट है, छोटा ही है, हमारे उसके लिए बना है, कॉमन पीपल के लिए बना है। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ प्राइसेस है, जो बेसिक रेंट जो नहीं, बेसिक रेंट वो जो डिटरमाइन किया ऊपर। ठीक है, सिर्फ कंट्रोलर के पास पावर आ गई कि भाई बेसिक रेंट डिसाइड कर लिया ना, अब उसकी जो बिल्डिंग की प्राइसेस है वो बढ़ रही है, उसके साथ रेंट बढ़ा भी सकता है, पर कितना? 25% जो प्राइस चल रहा है उसका घटा भी सकता है। बस ये उसके हाथ में दे दिया, और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, जो टाइम चल रहा है, जो दौर चल रहा है डेट ऑफ एप्लीकेशन के टाइम पे, उस टाइम पे जो कीमतें हैं उस जमीन की, उस बिल्डिंग की, उसके मुताबिक ही रेंट डिसाइड होता है। आगे जैसे पहले अगर 60 में मैंने रेंट लिया है, तो फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए में लिया है, तो वो अब मतलब आफ्टर 10 इयर्स अगर मैंने 75 लिया है तो आफ्टर 10 इयर्स 85 में ही कैन बढ़ा सकता है, बिल्कुल बढ़ा सकता है। अरे इतना टाइम तो वो वेट ही नहीं करते, 6 महीने बाद बढ़ाने आ जाते हैं कि आपका 2% बढ़ गया, आपका इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। हर वो बढ़ाने के लिए तो दौड़ता है लैंडलॉर्ड, है ना। 6 महीने बाद हम तो रेंट पे रहते हैं, हमें पता है 6 महीने बाद आ जाता है
1 साल तक की वेट नहीं करते, 6 महीने बाद बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो आगे चलो, आगे चलो। In accordance with the average of all India wholesale price index numbers as determined by the Government of India for the calendar year immediately preceding the date of application. Notwithstanding that the fair rent of a building or rented land has been fixed under the East Punjab Urban Rent Restriction Act 1949, hereinafter referred to as the 1949 Act, a landlord or tenant of such building or rented land shall be entitled to get its fair rent fixed under this section. बहुत सिंपल है, कौन इंटरप्रेट करेगा? करिश्मा? ईस्ट पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट है, उसमें अगर आपका फेयर रेंट फिक्स हो गया है तो क्या हम इस एक्ट में फेयर रेंट डिटरमाइन करवाने आ सकते हैं? क्या लिखा है, यस और नो? आपका फर्स्ट लेक्चर जो था ना, उसमें आपको नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब कितना ब्यूटीफुली कवर करवाया था। अब ये नॉटविथस्टैंडिंग इज वो, व्हाट इज नॉटविथस्टैंडिंग, मेरे को आंसर चाहिए, यस और नो? हाँ जी, इसके अंदर आएगा। माय क्वेश्चन इज ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट में फेयर रेंट डिटरमाइन हो गया, अब आपने आना है इस एक्ट के अंदर क्या लैंडलॉर्ड और टेनेंट आ सकते हैं कि फेयर रेंट इस सेक्शन में डिटरमाइन करो? आंसर आपके सामने है, दोबारा से पढ़ के इसको बताओ यस और नो। आंसर इज Yes. यस, आंसर इज यस। आगे बढ़ो। Notwithstanding anything contained in this act, the controller may fix the fair rent on the basis of compromise arrived at between the parties to the proceedings. Such rent shall be binding only between the parties and their heirs. हाँ जी, On the basis of compromise arrived between the parties to proceedings. Such rent shall be binding only between the parties. ये तो फर्स्ट स्टेप है कि पार्टीज जो है अपने अंदर ही, ठीक है, कंट्रोलर के बिना ही जो रेंट है वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सेकंड स्टेप आता है कि अगर वो फेयर रेंट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो कंट्रोलर के पास जाओ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कंट्रोलर के पास आ भी गए ना और डिसाइड नहीं हो रहा था और कंट्रोलर के पास जब प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उस टाइम के अंदर डिसाइड हो जाता है, तो कंट्रोलर वही वाला क्या रख सकता है जो उन्होंने डिसाइड किया? क्यों नहीं, हमने तो काम मकाना है, काम मकाना है उनका, फटाफट उनको रेमेडी देनी है, पर्पस सॉल्व करना है। ये थोड़ी ना कि आपने अब इतना बोल दिया, नहीं नहीं अब मैं अपना देखूंगा कि मैं अपना अमाउंट कोई लगा के आपको जुगाड़ करके बताऊं। नहीं, अगर उस टाइम पे पार्टीज एग्री हो जाती हैं तो ठीक है, जो तुमने डिसाइड किया वही लिख देते हैं, सिंपल। ठीक है, आगे। जब देने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको क्या है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिवीजन इन फेयर रेंट इन सर्टेन केसेस। इसको रिवाइज करने की भी जरूरत पड़ सकती है, पढ़ो इसको। सुना नहीं? When the fair rent of the building or rented land has been fixed under section 4, ठीक no है। further increase or decrease in such fair rent shall be permissible for a period of 5 years. ठीक है, वैसे तो कहते हैं अगर एक बार डिसाइड हो गया तो उसमें आप इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते अगले 5 साल तक, बट ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। लैंडलॉर्ड बढ़ाते भी हैं और लैंडलॉर्ड बेचारा मजबूरी में उसको देना भी पड़ता है। और वो क्या सोचते हैं कि दो महीने हमने यहाँ पे रहना है, 4 महीने रहना है, कौन सा उनका पक्का घर होता है ना, तो कहीं पे और जाने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो भी बेचारे यही कहते हैं 4 महीने तो है, दे देते हैं। ठीक है, वो भी काटी जाता है, वो भी काटी जाता है कि कौन कोर्ट के चारी के चक्कर लगाए। ये आ गया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, पर यहाँ पे लॉ में प्रोविजन है आपके पास कि 5 साल तक कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता, चाहो तो कोर्ट में जाके अपना राइट एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, आगे। तो हम करते हैं ना जनरली। हाँ, जनरली साथ में जनरली जो प्रैक्टिकल है वो भी बता रही हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे। Provided that an increase may be allowed in cases
where an addition, improvement or alteration is अब carried ये out. उस जगह को बहुत खूबसूरत बना दिया जी, उस पे एसी लगवा दिया लैंडलॉर्ड्स ने, ठीक है, उस पे एक अलमीरा जो है वो एम्बेड करवा दी, वहां पे लकड़ की अलमीरा लगा के उसमें दीवार में घुसा दी उसके शीशे वाली अलमीरा। इंप्रूवमेंट्स कर रहा है, उसके पैसे ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, उसके रिगार्डिंग पैसे वो बढ़ा सकता है। पढ़ लो इसको। At the expense of landlord and in the building or rented land which is in occupation of the tenant, then at the request of the tenant. Provided further that decrease may be allowed in cases where there is a decrease or diminution in अगर accommodation or amenities provided. ठीक है, अगर बढ़ा रहे हैं, Diminution, sorry. अगर बढ़ा रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं तो उसकी भी कीमत लेंगे। अगर प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट हो रही है तो कम भी हो सकती है कीमत। मान लो 4 कमरे थे, एक कमरा बारिश ज्यादा आने की वजह से ढह गया, अब उसके थोड़ा ना पैसे देगा वो, ठीक है, तो उससे कम भी हो सकता है। रेंट का जो फिक्स रेट है कम ज्यादा हो सकता है। आगे बढ़ो। 2. Any dispute between the landlord and the tenant in regard to increase or decrease under this section शैल बी डिसाइडेड बाय एज इट इज क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई कुछ नहीं, कौन डिसाइड करेगा कि झगड़ा हो गया? कंट्रोलर। टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज। आगे 6. Save as provided in पहले the उसका वो साइड पे पढ़ो। landlord not to claim anything in excess of fair rent. फेयर रेंट से ज्यादा कुछ नहीं लेना, ठीक है, आगे बढ़ो। 6. Save as provided in this act when the controller has fixed the fair rent of a building or rented land under section 4. A. The landlord shall not claim or receive any premium or other like sum in addition to fair rent or any rent in excess of such fair rent, but the landlord may stipulate for and receive in advance an amount not exceeding 1 month's rent. एक महीने का किराया एडवांस में दे दो, एक वो हो जाती है ना कि हाँ जी सिक्योरिटी हो जाती है। पीजी में जाओ तो मांगते हैं, रेंट पे जाओ तो मांगते हैं, ठीक है, उनको तसल्ली हो जाए भाई, ठीक है। फिर साथ में क्या कहते हैं जी ये रिफंडेबल है, और फिर लास्ट में कोई प्रैक्टिकली देता दुता है नहीं है, ठीक है। तो क्या चीज है, फेयर रेंट से ऊपर कुछ नहीं फिक्स करना, ठीक है, ये प्रोविजन ही है खाली। B. Any agreement for the payment of any sum in addition to fair rent or of rent excess of such fair rent shall be null and void. मैंने सुनंदिनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया करिश्मा कि ये रेंट फेयर रेंट है, ठीक है, प्लस साथ में मुझे तू 1000 रुपया महीने के महीना तू देगी, इसके ऊपर क्या है, इस एग्रीमेंट का स्टेटस क्या है? 1000 is the security. नहीं, 1000 इज द क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। फेयर रेंट हो गया डिसाइड, उसके बाद हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं अलग से कि तुम मुझे रेंट के साथ साथ 1000 रुपीज भी दोगे। 1000 इज नॉट द सिक्योरिटी, 1000 ऐसे ही तुम मुझे दोगे इन एडिशन टू द फेयर रेंट, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट का स्टेटस क्या है? वैलिड है, वॉइड है? Null and void. नल वॉइड, नल नल है, बिल्कुल नल है। जैसे आप एक वो सिक्योरिटी वाले को थोड़ा मैच किया करना कि वो सिक्योरिटी जो मांगते हैं इज दैट फेयर, मतलब बिल्कुल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडवांस में 1 महीने का किराया वो मांग सकता है, ठीक है। आपने अबाउट सिक्योरिटी जो दिस 1 मंथ का किराया कोई वो बोल रही है, उसने नाम दिया कि सिक्योरिटी ऐसे रख लेते हैं वो अपने उससे। कंप्लीटली रेंट जनरली बात करें, कंप्लीटली रेंट प्लस वो बोलते हैं कि सिक्योरिटी आपको देना पड़ेगा, तो वो मतलब उसका क्या पर्पस रहता है कि ऑलरेडी रेंट दे दिया, तो सिक्योरिटी फॉर द व्हाट पर्पस? फॉर व्हाट पर्पस सिक्योरिटी इज टेकन? Security लेके अगर आप कल को छोड़ के चले गए या तो आपने बोला I will stay here for 11 months and you leave after 9 months, तो आपकी वो सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। आप 4 दिन रह के चले जाते हो, आप पैसे नहीं देते, 4 दिन बाद किराया देना है, पर सिक्योरिटी तो उनके पास पड़ी है। जाते जो वो सिक्योरिटी अमाउंट से कई चोरी छुप के निकल जाते हो, डैमेज कर दिया तो वो सिक्योरिटी अमाउंट से कट जाता है। वो रख लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, भाई तुमने ये किया था ना, देखो अभी हम रख रहे हैं। वो भी रिटर्न नहीं कर रहे, अगर वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो then go to the court, तो रिटर्न कर देना। कंट्रोलर के पास आगे चलो, खत्म करना है हमने, आगे चलो। क्या है? पहले उधर से। अच्छा, डिपॉजिट ऑफ है 6A, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law of the time being in force, if a landlord refuses to receive or grant a receipt for any rent payable in respect of a building or rented land when tendered to him by a tenant,
the tenant may apply to the controller for leave to deposit the rent in his office. बस यहाँ तक एक्सप्लेन करो पहले क्या चीज क्या है। मैम जिस भी केस में जो लैंडलॉर्ड है अगर उसको मना करते हैं कि मैं रिसीट नहीं दूंगा तो मैं जिस भी ठीक है, rent दे रही हूँ, बिल्कुल तो मैम ये जो टेनेंट है he can deposit the rent with the controller. बिल्कुल सही। आगे The tenant may apply to the controller for leave to deposit the rent in his office and the controller shall receive फॉर लीव टू डिपॉजिट द रेंट मतलब लीव मतलब परमिशन कि मुझे सर परमिशन दे दीजिए, वो तो ले नहीं रहा, आपके यहाँ पे डिपॉजिट करवा दूं। आगे and the controller shall receive the deposit if after examining the applicant he is satisfied that there is sufficient ground for the application and if the applicant pays the fees if any chargeable for the issue of the notice herein after provided. ठीक है, और कुछ नॉमिनल सी फीस है, अगर वो डिपॉजिट करवा देता है तो वो उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है अपने पास। डिपॉजिट डॉक्यूमेंट कह रही हूँ, रजिस्ट्रेशन पढ़ के डॉक्यूमेंट मुंह में आ रहा है। ये क्या आ जाता है, ये अगर वो रीजनेबल फीस देते हैं तो क्या एक्सेप्ट कर लेता है, रेंट, वो रेंट एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, अपने पास डिपॉजिट करवा लेगा, ठीक है। ये कुछ भी फीस हो सकती है। ये कौन सी फीस है, जब उसने एप्लीकेशन लगाई है ना वहाँ पे कंट्रोलर के पास कि सर मुझे इजाजत दीजिए कि यहाँ पे मैंने डिपॉजिट करवाना है। अब जहाँ पे डिपॉजिट करवाना है वो क्या है, एक कौन सा ऑफिस है, कंट्रोलर का ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस है। वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस में कोई चीज रखनी, जमा करानी, तो किसकी सारी ड्यूटी बन जाती है, गवर्नमेंट की ड्यूटी बन गई कि केयर करके रखना है, संभाल के रखना है डॉक्यूमेंट को, आपके रेंट को, आपके पैसों को, है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, जो उनको सैलरीज वगैरह ये सब कुछ मिलता है, तो इसको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, नॉमिनल सी फीस रख देते हैं, 10 रुपए 100 रुपया जितना भी होगी वो पे कर दो और हम आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे और वो भी कह रहे हैं वो वाली फीस इफ एनी, है ना, इफ एनी वर्ड यूज किया है। आगे When a deposit has been received under subsection 1, it shall be deemed to be a payment made by the tenant to his landlord in respect of the rent. दिक्कत ही नहीं कोई, क्या है, सिंपल है, वहां पे डिपॉजिट करा दिया मतलब समझेंगे लैंडलॉर्ड को दे दिया, बिल्कुल सही। आगे So you are receiving the deposit, the controller shall give notice of the receipt thereof to the landlord and shall pay the amount thereof to him. ठीक है, समझ लगी। डिपॉजिट अब ये रिसीट देने के लिए बाउंड है कि नहीं लैंडलॉर्ड? अब नहीं है ना, अब तो हाँ, अब तो जरूरत ही नहीं, जिस पर्पस के लिए करना था अब तो सीधा वो क्या ले आएगा, वो डॉक्यूमेंट लगवा लेगा उसका, पब जिसके कंट्रोलर के अंडर जो है वो डॉक्यूमेंट ले लेगा, सर्टिफाई करेगा, वो कोर्ट में पेश कर देगा कि देखो जनाब मैं तो इस चैनल के थ्रू गया था, क्योंकि इसने हाँ एक्नॉलेजमेंट, एक प्रूफ के लिए तो होती है रिसीप्ट। जब वो प्रूफ का ही पर्पस सॉल्व हो गया तो फिर अब क्या, ना ही तो कर रहा था वो कि नहीं देनी मैंने, ठीक है, तू ना दे रिसीप्ट, हमने एज अ प्रूफ रखना है ना, तो हम इस चैनल से कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं जब नॉर्मली नहीं देता, पीजीज वगैरह में नॉर्मली जाते हैं विदाउट एनी रिसीट, तो केस कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कोई वो तो है नहीं। ये होटल्स पे हॉस्टल्स पे अप्लाई होता है। मैम ने हॉस्टल्स एंड एक और चीज के लिए अप्लाई, अगर कोई ऊपर जाता है तो ठीक है, एज अ रेंटेड अगर हमसे प्रॉब्लम हो सकती है तो वो भी तो कुछ कर सकते हैं। केस फाइल करना इज द रेमेडी। at the end of the day everything comes to that. ठीक है, आगे Section 7, rent which should not have been paid may be recovered. ठीक है, जो पे नहीं किया उसकी रिकवरी कैसे होगी? Where any sum has, whether before or after the commencement of this act, been paid with sum by reason of the provision of the act should not have been paid, such sum shall at a time within a period of 6 months after the अंडरलाइन कर लो 6 months। 6 months कहाँ से? after the date of payment be recoverable by the tenant from the landlord who received the payment or his legal representative and may without prejudice to any other method of recovery be deducted within such 6 months by such tenant from any rent payable by him to such landlord. ठीक है, जो पैसे नहीं दिए वो 6 months के अंदर अंदर रिकवर कर सकता है, किससे? उसी आफ्टर द डेट ऑफ पेमेंट। ये कौन सी डेट ऑफ पेमेंट बोल रहे हैं? जिस दिन रेंट दिया, जिस दिन रेंट देना था, ड्यू हो गया रेंट, नहीं दिया, उसके 6 months के अंदर अंदर उसकी प्रॉपर्टी जो है अगर कोई, उसमें से रिकवर कर लो रेंट, ठीक है, जो उसने सिक्योरिटी दिया या उसमें से ले लो,
उसमें से होता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, और जो भी मोड्स ऑफ रिकवरी है आपको यूज करके अपना रेंट उस लैंडलॉर्ड से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिकवर कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, पर मैम ये तो उस कॉन्टेक्स्ट में, अच्छा ये उस कॉन्टेक्स्ट में है जब आप रिकवर कर सकते हो कि उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आई पेड फॉर एग्जांपल आई रेंट वाज 20,000 एंड आई गिव 22। नहीं 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 नहीं, ये वो वाला है कि एक महीने का दे दिया, दूसरे का दे दिया, तीसरे का दिया नहीं। ठीक है, अब तीसरे का ड्यू है, तीसरे महीने से आपने दिया नहीं, तो अब उसके कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर अंदर आके आप उसका वो ले सकते हैं, रिकवर करवा सकते हैं। आगे Extenuation in this section, the expression legal representative has the same meaning as it is assigned in the ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हमें पता है। आगे पढ़ो, इंक्रीज ऑफ रेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेट्स एटसेट्रा ऑफ लोकल अथॉरिटी। If notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, a landlord shall be entitled to increase the rent of a building or rented land if after the commencement of the tenancy, a fresh rate, cess or tax is levied in respect of the building or rented land by any local authority, or if there is an increase in amount of such rate, cess or tax being levied at the commencement of this Act. हाँ जी, टैक्स दे रही थी वो लैंड का कोई रेवेन्यू जा रहा था, या लैंड जो है वो कोई टैक्स या फिर वर्ड यूज किया सेस कोई दे रही है अगर गवर्नमेंट को जा रहा था, अगर उसके रेट में इंक्रीज कर देती है गवर्नमेंट, तो बिल्डिंग के रेट में इंक्रीज हुआ, बिल्डिंग के रेट में इंक्रीज हुआ तो क्या वो रेंट इंक्रीज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आगे, Provided that increase in rent shall not exceed the amount of any such rate, cess or tax, or amount of increase in such ये नहीं है कि वहां पे गवर्नमेंट बढ़ा रही है 2%, आप बढ़ा दो 6%। आगे, provided further that such increase in rent shall be payable by the tenant from the date of dispatch of written notice of demand sent by the landlord under the registered cover. ठीक है, तो तभी वो देगा जब इस चीज का नोटिस उसको कैसे गया है? रिटर्न में। ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, डेट ऑफ अच्छा वो स्पेलिंग का देख लो आप, स्पेलिंग तो ऐसे ही है। डेट ऑफ डिस्पैच का मतलब जिस दिन वो लेटर जो है रिटर्न में नोटिफाई दूसरे को गया है कि ये जो है रेंट में इंक्रीज हुआ है तो तुम दो, उसके बाद ही वो क्लेम कर सकता है। ऑब्वियसली दूसरा बंदा जिसने पैसे देने हैं बढ़ा के, उसको तो प्रॉब्लम होगी ना कि 2 रुपए भी मेरे क्यों बढ़ाए, दिखाओ कहाँ लिखा है, क्या हुआ है, ऐसी क्या आफत आ गई है, तो ये उसके लिए है। आगे, Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or any contract, no landlord shall recover from his tenant the amount of any rate, cess or tax or any portion thereof in respect of any building or rented land occupied by such tenant by an increase in the amount of the rent payable or otherwise, same as provided in subsection 1. सेम है कि सबसेक्शन 1 में जो प्रोविजन बताई है आपने, ये जो ऊपर पढ़ के आए हैं कि रेंट कब इंक्रीज होना है, जब सेस रेट या टैक्स इंक्रीज हो रहा है, कितना? इन प्रोपोर्शनेट टू दैट रेट। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आगे पढ़ो, लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड सर्टेन अमेनिटीज। ठीक है, 9(1) if the amenities of electricity, sewage, अमेनिटीज मतलब सुविधाएं, सर्विसेज। ठीक है, पानी की, बिजली की, electricity, sewage or tap water supply have been made available in any locality by the state government or local authorities, the tenant of the building or rented land of such locality shall be entitled to enjoyment thereof, subject to the provisions herein after included. ठीक है, एंजॉय तो करनी है सारी चीजें, पर इन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए। हाँ जी करिश्मा पढ़ो। If the landlord at the written request of the tenant fails to agree in writing to provide all or any of the amenities within a period of 30 days or fails to provide the same within the period of 90 days of such request, the tenant may apply to the controller for the purpose. The controller may क्या समझ में आई? हाँ जी, वो लैंडलॉर्ड रिटर्न रिक्वेस्ट देता है टेनेंट को, अगर वो फेल हो जाता है एग्री करने में, जो राइटिंग प्रोविजन उसे मतलब जो भी दिया गया है, घर किराए पे ले लिया मैंने। ठीक है, वहां पे जी पता लगता है बाद में जी पानी का तो दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आ नहीं रही है, पानी जो है वो नहीं आ रहा,
ठीक है, एम्यूनिटीज पूरी प्रोवाइड नहीं की। मैं थी बाहर, ठीक है, मेरे ब्याह पे किसी और ने घर देख लिया, उस एजेंट यूजेंट कोई होगा, तो क्या हुआ, उसने पूरी अच्छी तरह से चेकिंग नहीं की। मैं बाहर से आती हूँ, देखती हूँ कि सर्विसेज पूरी नहीं है, एम्यूनिटीज नहीं है। अब मेरा एज अ टेनेंट मेरा हक बनता है, राइट बनता है कि मैं उसे बोलूँ कि ये चीज मेरे को प्रोवाइड कर, मैंने पूरे घर के पैसे दिए, इसके भी पैसे दिए, मुझे सारी इम्यूनिटीज चाहिए। तो वो एक पीरियड फिक्स कर रहे हैं, या तो 30 डेज या 90 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगाइए, ठीक है, उसे सच एप्लीकेशन नहीं, उसे हमने कहा ही है जस्ट कि ये चीज हमें प्रोवाइड करो, ठीक है। तो 30 डेज के अंदर अंदर, जिस दिन मैंने उसे कहा है, रिक्वेस्ट की है कि ये मेरे को चाहिए, इम्यूनिटीज मुझे नहीं मिल रही, भाई उसका फर्ज है 30 दिन के अंदर अंदर वो ये चीज क्या करे, ये चीज जो है प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड करनी है उसने ठीक है, ये बता देना उसको, मतलब अपने राइट्स पे सोते नहीं रहना, ठीक है। आपका बनता है तो आप बोलो, ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर बोलो। आप जितना बाद में बोलोगे, अगर ये 30 डेज का पीरियड ना भी दिया होता तो ये 30 डेज वेट करता है कोई? बिजली आ नहीं रही, पानी आ नहीं रहा, सुविधाएं मिल नहीं रही, लोगों को तो होता है कि जितने पैसे दिए उससे ज्यादा हम इंजॉय कर लें, है ना। तो अगर मेन जो बेसिक सुविधाएं हैं, बिजली पानी, वही नहीं वहां पे चल रहा, तो वो तो उसी दिन बोल देता है बंदा। हम पीजी में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, लाइट नहीं लगी, उसी टाइम बोल देते हैं, पंखा नहीं चला, उसी टाइम बोल देते हैं। बेशक सर्दियां ही क्यों ना चल रही हूँ, हमें तो अपना पंखा जी चालू चाहिए, ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसी टाइम पे हम नोटिस में लेके आते हैं। बट फिर भी उन्होंने एक हिसाब का 30 डेज का पीरियड दे दिया है कि इतने देर के अंदर अंदर, क्योंकि लॉ हेल्प्स द विजिलेंट, यू कैन स्लीप ओवर योर राइट्स। 30 डेज के अंदर अंदर आओ, ठीक है, उसे बोलो कि ये चीज करे, और विद इन 90 डेज आगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने वो एम्यूनिटीज प्रोवाइड करनी है। 90 डेज तो बहुत ज्यादा हो गए, 2 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड करो भाई, है ना, नहीं तो तब तक तो हमारा रूटीन बिगड़ेगा, काम बिगड़ेगा, जहाँ पे काम कर रहे हैं इतना लॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर हम उसका भी लॉस मांगेंगे कि हाँ तुम्हारी वजह से इतनी छुट्टियां हो गई मेरी, ये मेरे को मेंटल डैमेज हुआ, फिर क्या एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, सेक्शन 73 आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस है कि नहीं, अगर पास है तो वो दे देंगे, ठीक है, अगर रिमोट है तो फिर हम नहीं देंगे उसका लॉस, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसे चलती हैं। तो यहाँ पे वो अप्लाई करेगा, टेनेंट में अप्लाई टू द कंट्रोलर को भी अप्लाई कर सकता है। अब ये कैसे, इसको दोबारा से पढ़ो, सुन नहीं, वहां से पढ़ो। If the landlord at the written request of the tenant fails to agree in writing to provide all or any of the amenities within a period of 30 days or fail to provide the same within a period of 90 days of such request, the tenant may apply to the controller for that purpose. ठीक है, वो ने उन्हें नहीं दिया 90 दिन के अंदर अंदर, तो कहाँ चले जाएंगे, कंट्रोलर। पहले भी रेंट डिसाइड नहीं हो रहा था, रेंट बढ़ा दिया, तंग कर रहा था, जो कंट्रोलर के पास एक ही बंदा है, तो कंट्रोलर क्या कर सकता है? The controller may on such application by the tenant and after such inquiry as he may deem fit, permit the tenant to have such amenity at the cost of the landlord on such condition as he may deem proper. The tenant ठीक shall है, be tied. बताओ यहाँ तक। जब एप्लीकेशन आएगी तो उन्होंने क्या करना है, एमेनिटीज प्रोवाइड हो रही हैं या नहीं होनी, इसके रिगार्डिंग इंक्वायरी करेंगे, ठीक है। आगे, The tenant shall be entitled to deduct the expenses incurred by him in providing the amenities from the rent payable to the landlord in the full amount. ठीक है ना? ठीक है, क्या समझ में आई? डिडक्शन कर सकता है वो जब तक पूरी amenities उसको प्रोवाइड करती है। आगे, प्रोवाइडेड भाई तुम ऐसे रेंट मांगने आए हो, पहले बिजली तो तुमने दी नहीं, मैं भी तब तक नहीं दूंगा, ठीक है। हो जाता है ना, लियन का राइट एक्सरसाइज करते हैं, राइट टू रिटेन दैट प्रॉपर्टी, पहले दे, ये मेरा भी राइट बनता है। provided that the rate of reduction of such expenses shall not exceed 50% of the amount of the rent. ठीक है, इतना भी ज्यादा नहीं रख लेना, 50% ही रखना है। आगे, Provided further that the controller may reject the application if satisfied that such an order will cause undue hardship to the landlord, even in view his source of income, or would involve expenditure incommensurate with the benefits sought to be achieved. ठीक है, ये जो ऑर्डर देना है उसने सारी इंक्वायरी करने के बाद ही देना है। ऑर्डर ऐसा होना चाहिए जो दोनों के लिए फिजिबल हो, दोनों का पर्पस सॉल्व करे, लैंडलॉर्ड का भी टेनेंट का भी। ये नहीं कि हमने जो है स्केल ऐसा रखना है कि लैंडलॉर्ड तो गलती है, लैंडलॉर्ड तो गलती है, नहीं, लैंडलॉर्ड को के साथ भी धक्का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना है, दोनों पार्टीज को सुनना है। आगे, The controller may fix the extent and specification
functions of the amenity as far as possible, keeping in view the circumstances of the case and also the estimated cost thereof. ठीक है, उसने कैसे डिसाइड करना है, सारी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए। आगे, For after the amenity has been provided, the tenant shall immediately thereafter send the details of the expenses incurred by him to the landlord. हाँ जी आगे, In case of dispute as regarding the quantum of the amount spent for providing the amenity, the same shall be decided by the controller after inquiry on an application made. हाँ जी बताओ क्या समझ में आ रही है। हाँ जी, मैम कंट्रोलर है वो स्पेसिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी एज फार मैम वो ये बता सकता है कि ये इम्यूनिटीज आपने देनी है, ये उसको दो, हाँ स्पेसिफिक कर सकता है। आगे, आफ्टर इम्यूनिटी हैज बीन प्रोवाइडेड टेनेंट शैल इमीडिएटली जब भी इम्यूनिटी अगर एट द कॉस्ट ऑफ टेनेंट है तो अगर उसने या भी 2 बल्ब्स लगाया फॉर एग्जांपल तो वो डिटेल्स उसे बता देगा भाई ये ऐसे ऐसे है कि ये ऐसे ऐसे मैंने लगाया है, ये इसका इतना इतना खर्चा आया तो तूने मुझे देना है। लैंडलॉर्ड को देगा। बिल्कुल। आगे, In case of dispute regarding quantum of the amount spent for providing amenity, they should be derived. अच्छा। हाँ जी क्या इसमें है करिश्मा? पढ़ के बताओ, दोबारा से पढ़ो। क्या है इसमें? पढ़ोगे तो समझ आएगा। इट्स फॉर योर बेनिफिट। 100 रुपए का खर्चा और मैंने 1000 रुपए का बिल दे दिया तो जो भी कंट्रोलर है ही कैन एग्जामिन। अब क्या हो रहा है? डिस्प्यूट हो रहा है। वो तूने इतनी महंगी लाइट लगा ली, थोड़ी कम से भी तो चल सकता था। मैंने नहीं इतने पैसे देने, मैं तो इतने ही दूंगा। डिस्प्यूट हो गया। किस चीज के लिए? अमेनिटीज जो प्रोवाइड किए हैं उसके कीमत में, कि कितनी सर्विसेज जो है पे करनी है इस चीज के लिए, कितने पैसे पे करने हैं, वो डिसाइड नहीं हो रहा। रेंट के डिस्प्यूट के लिए कंट्रोलर के पास गए थे, अब इसके लिए भी कंट्रोलर के पास जाएंगे, तू ही डिसाइड कर। ठीक है, आगे। The landlord shall be entitled to enhance the rent of the building or rented land to extent of 8% per annum of the amount spent for providing such amenities from the date the amenities provided. ठीक है, उसके लिए वो बढ़ा सकते हैं, रेंट एनहांस कर सकते हैं कि ये एमिनिटीज तुम्हें प्रोवाइड की हैं तो इसके लिए मैं ये रेंट बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बढ़ा सकते हो, पर कितना बढ़ाओगे? 8% तक बढ़ा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। प्रोवाइडेड दैट हाँ, ये उसके साथ क्लब करके पढ़ोगे। ठीक है, ये सेम वही चीज बताता है। इसके पास लिख लो, ये पॉइंट बहुत सही है, आपने पकड़ा है, इसके साथ लिख लो। वो ढूंढ लेना बाद में, इसके ब्रैकेट में लिख लो पहले। एडिशंस स्लैश डाल के ऑल्टरेशंस। इन एडिशंस एंड ऑल्टरेशंस के केस में प्राइस ऑफ द रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस कैन बी हाई किया जा सकता है, कैन बी इंक्रीज। आगे 8% पर अच्छा, ये 8% पर एनम उन्होंने अमेनिटीज पे बोला है। ठीक है, ये याद रखना, जो अमेनिटीज की कीमत है वो कहता है, पता क्या अब यहाँ पे रेंट के इंक्रीज की बात कैसे आ रही है, किस कंटेक्स्ट में आ रही है। यहाँ पे ना 2 पंखे लगे थे, ना एसी लगा था, ना ये लाइटें लगी थी। कितनी सारी लगी हैं? 1 2 3 4 5 6, पता नहीं, मैं तो काउंट भी कैसे करूं इसको। 24 लगी होंगी। ठीक है, छोटी छोटी। फिर उसके बाद यहाँ पे भी लगी है, पीछे भी, ये इतने सारे। ठीक है, ये सारी एमिनिटीज हैं, सुविधाएं हैं। ठीक है, ये पहले नहीं थी इस कमरे में, अब ये लगवाई। ठीक है, अब ये लगवाई है तो इसका खर्चा एमिनिटीज है, एमिनिटीज प्रोवाइड की। इससे जब हमने ये रखी तो क्या इससे बिल्डिंग के प्राइस पे कोई फर्क पड़ा? ऑब्वियसली पड़ा। ये बिल्डिंग जो है, अब जब बिल्डिंग का प्राइस होगा इसके साथ बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो एसी जिसके साथ एम्बेड कर दिए हैं, साथ में अगर एसीज भी दे रहे हैं, लाइट्स भी दे रहे हैं, फैंस भी सुविधा दे रहे हैं, जब ये लगने के बाद इस चीज की, इस जगह की वैल्यू बढ़ गई। वैसे बात नहीं कर रही वो लैंड बिल्डिंग वाला, ठीक है, इस जगह की बात कर रही हूँ, इस जगह की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, एक आप अंधेरे में बैठे हो, पंखे के बिना बैठे हो, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए वो अगर प्रोवाइड कर रहा है, टेनेंट को चाहिए। ठीक है, और ये बेसिक्स हैं, मान लो ये बेसिक्स हैं। ठीक है, एक लाइट, ये तो मैंने कितनी सारी चीजों की एग्जांपल दे दी ना, एक बल्ब, एक पंखा, बेसिक है। ठीक है, तो उस चीज में जब वो इतनी सारी एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, मान लो केस टू केस वेरी करेगा। अब मैं एसी भी लगा रही हूँ, ये भी लगा रही हूँ, तो मैं
रेंट में इजाफा कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, ठीक है, बट नॉमिनल साहब इतना भी ज्यादा नहीं, ठीक है। आगे 10th पढ़ो, लैंडलॉर्ड नॉट टू इंटरफेयर विद अमेनिटीज। पढ़ लो इसको भी पढ़ लो। Provided that where the tenant has initially incurred the expenses for providing such amenity, the enhancement of rent shall not be allowed till the amount spent by the tenant has been. सिंपल, अगर वो खुद उसके पैसे पे हो रही है फिर तो थोड़ी ना रेंट बढ़ा सकता है जब उसी के पैसे लग रहे हैं। आगे And one no landlord shall landlord not to interfere with the amenities. No landlord shall without just a sufficient cause cut off or withhold any of the amenities enjoyed by the tenant. हाँ जी, आ रहा है वो टेनेंट आ गया अपने जगह पे रहने, मैं चलेगी जगह पे रहने के लिए अपने घर में, ठीक है, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन हुए, वाटर सप्लाई कट कर दी, क्या ये कर सकता है वो? नहीं। कौन सा सेक्शन मना कर रहा है? सेक्शन 10 कि मैं जो एमिनिटीज एंजॉय कर रही हूँ उसको आप इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। आगे इसके साथ कोई लाइन रहेगी, कोई वर्ड? यहीं से स्टार्ट हो रहा है, द कंट्रोलर में। The controller may make an order directing the tenant to put the landlord in possession of the building or rented land. And if the controller is not so satisfied, he shall make an order rejecting the application. ठीक है, कंट्रोलर उसको बोल देगा इसको जो है सेम उसी पोजीशन में लेके आओ जो ये एंजॉय कर रहा था, राइट्स इसको दो, ठीक है। आगे Provided that the controller may give the tenant a reasonable time for putting the landlord in possession of the building or rented land and may extend such time as so as not to exceed 3 months of the act date. ठीक है, अगर पोजेशन से बाहर कर दिया उसको तो भी ये चीज जो है यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। 1 मिनट मुझे नंबर दे, है ना, मैं वही देख रही हूँ 15, मैं वही देख रही हूँ देर, इसी के लिए मैं ऊपर जा रही थी। 11th है, 13 है, ये 13 पेज नंबर है, और मैं आपको कहने से पहले ही ये चीज चेक कर रही हूँ 14 और 15, है ना। इसमें रिटर्न में भी वो है, अच्छा जो ये है वही तो निकाल के फिर हम ऐसे करते हैं, फिर और से निकालते हैं। एक मिनट, आपको ऑपरेट करना आता है ना, आप आ जाओ। अर्बन हरियाणा जिधर टाइप कर लो और ये निकाल लो, कोई भी अच्छा सा। शायद यही निकाला था पहले आपने, एक बार देख लो। हाँ हाँ, इसमें देखना है नीचे नीचे नीचे, बस इतना नीचे नहीं था। हाँ 10th में, हाँ चलो यहाँ से कर देना। आप इधर आ जाओ, अच्छा सेकंड पे बैठे हो, चलो ठीक है, आपको दिखना चाहिए ना ये। नहीं मैम चलेगा, ये बड़ा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, स्क्रीन भी उधर नहीं हो रही। हाँ बस इधर से उधर चले गया। हाँ थोड़ा छोटा कर दो बस। चलो आप जाओ, मैं सेट करती हूँ। हाँ हो गया, ठीक है। आपके लिए पढ़ना है, आपके उसके लिए। अच्छा वहां से देखो बैठ के, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है। A tenant in occupation of a building or rented land may, if the landlord has contravened the provision of this section, make an application to the controller complaining of such contravention. हाँ जी, क्या समझ आई? मैम कि जहाँ भी उसने कॉन्ट्रवेंशन किया, जहाँ पे कोई इंटरफेयर कर रहा है, एप्लीकेशन किसको लगानी है? कंट्रोलर को। आगे if the controller or on inquiry finds that the tenant has been in enjoyment of amenities that they were cut off or withheld by the landlord without just and sufficient cause, he shall ऐसे काट दी खुंदस से, नहीं दूंगा मैं तुम्हें आज से इलेक्ट्रिसिटी, काट दी और उसको कोई सफिशिएंट कॉज है ही नहीं है, तो क्या होगा? he shall make an order directing the Who is landlord. he? करिश्मा?
कोई भी the controller. बिल्कुल आगे He shall make an order directing the landlord to restore such amenities. ठीक है, वो बोलेगा, कौन बोलेगा? कंट्रोलर। विदाउट सफिशिएंट कॉस्ट तुमने अमेनिटीज उसकी छीन ली है, रिस्टोर करो। ठीक है, आगे Provided that if the controller is satisfied from the affidavit or otherwise that the immediate enjoyment of such amenities is essential, he may by order in writing allow the tenant to get such amenities restored on terms and conditions as may be imposed by the controller, subject to his final decision as regard to the expenses of restoration. अब उस चीज की रिस्टोरेशन के एक्सपेंसेस तो बाद में। सर मैंने घर जाके सोना, इतने मच्छर हैं वहां पे, मैं तो डेंगू हो जाएगा, डेंगू से मर जाऊंगा, उसका हॉस्पिटल का अलग खर्चा, बड़ी मुश्किल से मैं गुजारा ही कर रहा हूँ इसमें, इस शहर में नया हूँ, क्या करूँ? जॉब में जाता हूँ मैं 8 घंटे लगातार, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, सोने ही तो आता हूँ, अब पंखा ही नहीं है, पंखा ही नहीं है तो क्या करूं? फिलहाल के लिए उसमें क्या होता है, फिलहाल के लिए वो रिस्टोर फटाफट करा देते हैं विद इमीडिएट इफेक्ट। खर्चा खर्चा बाद में देखते हैं, अभी आज की नींद चैन से सो। आगे ये होना जरूरी है ना, जस्टिस यही कहता है ना, नेचुरल जस्टिस। आगे 11. Conversion of a residential building into a non-residential building. ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? करिश्मा याद ही तो करवा रही हूँ, सेक्शन 2 जी, नॉन रेजिडेंशियल, सेक्शन 2 डी, वेरी गुड। आगे No person shall convert a residential building into a अर्बन एरिया क्या डिफाइन किया है? अर्बन एरिया urban area कहाँ डिफाइन किया है, सेक्शन 2 आए, याद रखना है, लास्ट डेफिनेशन थी हमारी, है ना? चलो पढ़ो इसको। कहते हैं एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस एरिया में, तो देखो क्या लिखा है, No person shall convert a residential building into a non-residential building except with the permission in writing of the controller. ठीक है। अब ये उसी को पता होगा कि यस लिखना है कि नो लिखना है, जिसने एक्ट पढ़ा होगा। भाई नहीं हो सकता, लिया है किस चीज के लिए था? रिहाइश के लिए, कि रहना है, करने लगे अपना बिजनेस वहां पे। अब बिजनेस की तो अगर किसी को पता लगे ना, आपसे पहले पूछते हैं कि आपने कोई बिजनेस वगैरह तो नहीं करते, अगर करते हैं तो फिर रेंट उस हिसाब से लेते हैं वो, कि हमारा भी बीच में आए। ठीक है, तो ये चीज आती है कि अगर वहां पे रिहाइश पर्पस के लिए जो है उसको नॉन रेजिडेंशियल पर्पस अपने ट्रेड और बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको नहीं कर सकते। अगर उस एरिया को कन्वर्ट करना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कंट्रोलर की। ठीक है, आगे Failure by landlord to make necessary repairs. ठीक है, एक मिनट, हाँ If a landlord fails to make the necessary repairs to a building other than structural alterations, the controller shall be competent to direct or an obligation by the tenant, and after such inquiry as the controller may think necessary, that such repairs may be carried out by the tenant, and the cost thereof may be deducted from the rent which is payable by him. हाँ जी, एक्सप्लेन करो करिश्मा। मैंने एक प्रीमाइसेस खरीदा, रेंट पे लिया, गई वहां पे, ठीक है, सारा सामान शिफ्ट कर लिया, ठीक है, रात को सोना है, सब कुछ ताला लगा रही हूँ, ठीक है, किचन मेरी आउटसाइड है, प्रीमाइसेस यहाँ पे, बेडरूम मेरा इधर है, किचन को भी ताला लगा रही हूँ, ठीक है, सारा ताला लगा के अंदर आके कमरे में मैंने, ठीक है, सोना। अब क्या हुआ, मेरे को दिखता है कि जिस किचन पे ताला लगाना है उसकी तो कुंडी जो ताले के पर्पस के लिए लगी होती है वो वहां पे है ही नहीं है, किचन का दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा, उसे ऐसे भेड़ रही हूँ, खुल रहा है, भेड़ रही हूँ, खुल रहा है, भेड़ रही हूँ, खुल रहा है। ठीक है, अब वहां पे कुछ चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस करने, क्या इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, एक लॉक की जरूरत है। ठीक है, अब ये चीज अगर मैं टेनेंट खुद लेके आके वहां पे लगा देती हूँ, ठीक है, उस चीज की कॉस्ट कहाँ से मैं काट सकती हूँ? जो रेंट मैंने पे करना है। क्यों? क्योंकि वो मेरी कॉस्ट है ना, वो अमेनिटीज उसको प्रोवाइड करनी चाहिए थी जो मैं इंप्रूवमेंट्स कर रही हूँ। तो सिंपल सी बात है, वो कहाँ से ले सकता है? कॉस्ट से रेंट से डिडक्ट कर लेगा। इतनी सी बात कही थी हम। आगे Provided that if the controller is satisfied from affidavit or otherwise that urgent repairs are essential, he may, by order in writing, allow the tenant to get the repairs carried out on such terms and conditions as may be imposed by the controller, subject to its final decision as regard to the cost. सिंपल सी बात है, उस चीज का अगर बहुत जरूरी है वो चीज करनी, जैसे
अगर वो मैंने बाहर जाना था, अब यही केस, यही एग्जांपल ले लो, मैंने बाहर जाना है अगले दिन, अपने ऑफिस काम पे जाना है, ठीक है, मेरा बेडरूम का जो मेन बेडरूम है वहीं का लॉक नहीं लग रहा, बाहर से जो कुंडा लगा के जाते हैं वो खराब है, अब घर खुला छोड़ के थोड़ी ना मैं जाऊंगी, कि जरूरी है ना वहां पे ऑल्ट्रेशन करनी, तो जहाँ पे जरूरी है मैं खुद कर लूंगी, उसकी थोड़ा ना वेट करूंगी कि सर आप करो करो, उसने क्या कहना है शाम को कर लेते हैं, कल कर दूंगा, करा दूंगा, कैसे होते हैं लैंडलॉर्ड, ऐसे ही होते हैं, अपनी लात ऊपर रखनी, उसी वक्त तो कर नहीं देंगे, ठीक है। तो उस केसेस में क्यों ये प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, क्यों एक्ट बनाया हुआ है, टेनेंट जो है वो हरास ना हो, उसको रेमेडी देने के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए, ठीक है, उसको रिलीफ देने के लिए हम यहाँ तक कर रहे हैं कि उस केस का डिसीजन भी चाहे ना आए, अभी नहीं हुआ, कॉस्ट किसने देनी, कितनी क्या तय करनी है, उसे फटाफट रिलीफ जरूर दे देते हैं कि ठीक है विद इमीडिएट इफेक्ट ये हो जाए और करा लो, ठीक है, खुद के पैसे से तू करा ले, बाद में पैसे उससे रिकवर हम करवा देंगे तेरे को, ठीक है। आगे eviction of tenants. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 13 मार्क कर लेना, एविक्शन ऑफ टेनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है इसमें, नहीं ज़्यादा section 13. इसमें अच्छा हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। Eviction of tenants. चलो फिर ऐसे कर लेते हैं, कल पे कर ले, बताओ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो ठीक है कल कर लेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, मजा आ रहा है, याद हो रही चीजें, नहीं अभी तो समझ आई है, ये टिप्स पे कराना मेरी जिम्मेदारी, ठीक है, कल मैं रिवाइज कराऊंगी फिर टिप्स पे होगा, अभी याद नहीं होगा, ठीक है। तो 13 से स्टार्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको होमवर्क दे रही हूँ घर के लिए, क्या है होमवर्क आपका, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना साफ साफ वाला, इसकी 2 कॉपीज करा के लेके आना, ठीक है। कल हम क्या पढ़ेंगे ये? हाँ एविक्शन से स्टार्ट करेंगे पहले, तो पहले मैं मीटिंग एंड कर दूं, ठीक है। मैं बैग ले आऊंगी ना। इसका भी है, नहीं इसका नहीं। अच्छा इसका तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है, एक अपने लिए एक मेरे लिए भी निकलवा लेना, ये खत्म हो गई है, अच्छा यहाँ पे स्टॉप शेयर